हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लोग करंट अफेयर क्विज जो कि घटना चक्र प्रकाशन का है उसमें आगे का पार्ट हम शुरू करेंगे। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन हमारा है, वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, 21 से 22 नवंबर 2023 के मध्य यह सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ये पॉइंट जो है गलत है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? गुजरात, अहमदाबाद में। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। दूसरा, सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं, ये सही पॉइंट है। तो यानी दूसरा सही है इसमें। और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 आयोजित 21 से 22 नवंबर 2023 तक कहाँ? गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में। और सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। किसके द्वारा हुआ? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसको आयोजित किया गया। इससे संबंधित और जीके क्या हो सकता है? भारत में वैश्विक मछली उत्पादन में 8% हिस्सेदारी के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। चीन एवं इंडोनेशिया क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे है। तो चाइना जो है वो पहले स्थान पे है मछली उत्पादन में, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। और भारत सबसे बड़ा झींगा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 2023 आयोजित कहाँ आयोजन हुआ? मनाया गया 13 से 16 नवंबर 2023 के मध्य। कहाँ पर? नई दिल्ली में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। किसके द्वारा हुआ? पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के द्वारा। इससे संबंधित और जो तथ्य हो सकते हैं, WOAH के बारे में देखेंगे हम लोग थोड़ा। तो WOAH के बारे में, यह पशु स्वास्थ्य से संबंधित एक अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1924 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10 नवंबर 2023 को 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तर संवाद वाशिंगटन DC में हुआ। तो ये गलत है। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो नई दिल्ली में हुआ था ये। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस संवाद में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। दूसरा पॉइंट सही है। तो पहला पॉइंट गलत था इसमें। तो 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2023 आयोजित हुआ। कब हुआ? 10 नवंबर 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और संवाद में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया था। और संवाद में अमेरिकी जो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव जो है लॉयड ऑस्टिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को विधानमंडल से पारित कराए जाने संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किए। सही पॉइंट है। और प्रस्ताव विधेयक में प्राधिकरण के क्षमतापूर्वक एवं निर्बाध संचालन हेतु उनकी शक्तियाँ एवं कार्य निधि का गठन, परिसंपत्तियां एवं देनदारियों का स्थानांतरण, शुल्कों और प्रभारियों को ग्रहण और संग्रहण एवं बजट आदि बंदों का समुचित प्रावधान किया गया है। तो दोनों पॉइंट इसमें सही है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 विधानमंडल से पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया 9 नवंबर 2023 को। किस लिए हुआ था ये? उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के लिए। इसका गठन का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में अपेक्षा की सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जल परिवहन एवं जल पर्यटन को विकसित करना। इस प्राधिकरण गठन से देश में जल परिवहन, जल पर्यटन तथा पोत परिवहन एवं नौवहन के क्षेत्र में विकास, विनियमन एवं पर्यावरणीय सुरक्षा विकसित की जाएगी। और प्रस्तावित जो प्राधिकरण में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो मुख्यमंत्री द्वारा या तो परिवहन मंत्री को नामित किया जाएगा या अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग एवं नेविगेशन, पोर्ट्स, मैरीटाइम अफेयर्स से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले किसी व्यक्ति को किया जाएगा। अभी उपाध्यक्ष पद पर कौन होंगे? ये अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग एवं नेविगेशन, पोर्ट्स, मैरीटाइम्स अफेयर से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले एवं प्रोफेशनल अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा होगा। और प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी होंगे परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2023 को
बिहार विधानसभा द्वारा पारित पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन विधेयक में इन जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान किया गया? 65%। तभी जाति जनगणना के बारे में आप लोग सुन ही रहे होंगे, वही चीज़ बिहार में कराई गई थी। तो 9 नवंबर 2023 को हुआ, पारित हुआ बिहार विधानसभा द्वारा। प्रावधान इसमें क्या था? राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का इसमें प्रावधान किया गया। और 65% जो आरक्षण का वितरण हुआ उस सरकारी नौकरियों में एससी के लिए होगा 20% हो गया एससी के लिए, और एसटी के लिए 2% हुआ, और पिछड़ा वर्ग के लिए 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25%। तो अब अभी तक ओबीसी का 27 था, अब इसमें 2 कैटेगरी में बांट के और 43% तक ले गए इसको। राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़ा समान वर्ग के लिए पहले से लागू आरक्षण की सीमा है 10%। ईडब्ल्यूएस आप लोग जानते होंगे, तो ये 10% चल ही रहा है। इस प्रकार सरकारी नौकरियों में कितना हो गया? 65 ये हो गया, 10 ये यानी 75%। 8 नवंबर 2023 को लाल दुहोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो मिजोरम। तो लाल दुहोमा के बारे में जानते हैं हम लोग, तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता हैं। चर्चा में क्यों है? 8 नवंबर 2023 को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। पद एवं गोपनीयता शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति। स्थान लिया जोराम थंगा का। इससे संबंधित और तथ्य हो सकते हैं। गौरतलब है कि 4 दिसंबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव परिणाम 40 सदस्यीय विधानसभा सीटों में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को सर्वाधिक 27 सीटें मिली, और जबकि मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें और बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अगला क्वेश्चन है, इन कथनों पर विचार कीजिए। 8 नवंबर 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विदेश विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सही पॉइंट है। इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल होना आवश्यक है। तो दोनों इसमें क्राइटेरिया ये है। तो कब हुआ ऐसा? 8 नवंबर 2023 को। किसके द्वारा हुआ? यूजीसी के द्वारा। जारी दिशा निर्देश के जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। तो विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता शर्तें पूरी करने पर भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। इन विश्वविद्यालयों का रैंकिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल होना आवश्यक है। इन विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी की अनुमति नहीं लेनी होगी। ये विश्वविद्यालय भारत में 1 से अधिक कैंपस स्थापित कर सकते हैं और उन्हें अलग अलग आवेदन देना होगा। और ये विश्वविद्यालय ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे। इन्हें भर्ती नियमों के अनुसार अपने शिक्षक और अन्य कर्मचारी की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता होगी। और इससे संबंधित और जो तथ्य हो सकता है, यूजीसी को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। महिला बाइक अभियान यशस्विनी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इस अभियान का जो समापन हुआ 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता नगर गुजरात में। सही पॉइंट है। यह अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स द्वारा आयोजित किया। सही पॉइंट है। और इस अभियान में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय का सहयोग प्रदान किया गया था। ये गलत है। इसमें जो है पॉइंट गलत है। इसमें क्या हुआ था? महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा हुआ था। और अगला पॉइंट है, इस अभियान की शुरुआत 3 टीमों द्वारा की गई थी, जिनमें प्रत्येक टीम में 25 रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटर बाइक और 50 बाइकर शामिल थे। महिला बाइक जो अभियान है यशस्विनी 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर और कहाँ हुआ? एकता नगर केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की महिला बाइकर द्वारा। सहयोग किसका है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अभियान में भाग लिया 150 महिला बाइकर के समूह ने भाग लिया। अभियान की शुरुआत हुई 3 टीमों द्वारा और प्रत्येक टीम शामिल 25 रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटर बाइक और 50 बाइकर। 3 टीमों द्वारा अभियान की शुरुआत टीम जेके जोन द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर से और टीम एनई जोन एवं टीम साउथ जोन द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को क्रमशः शिलांग और कन्याकुमारी से। अभियान तहत जो तय की गई दूरी हुई 10,000 किलोमीटर से अधिक रही। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में है। तो ये 2022 वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
अक्टूबर 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। सही पॉइंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। ये भी सही पॉइंट है। और राज्यों में तमिलनाडु में बस 2022 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक दुर्घटना हुई। और अगर सड़क हादसे में जान गंवाने की बात करें, यूपी में सबसे ज़्यादा हुई। तो हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। सड़क राज्य में सड़क हादसों में जान गंवाने वाली सबसे अधिक जो संख्या उत्तर प्रदेश में रही। ये चारों पॉइंट है सही है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और वही पॉइंट है पूरा जो उसमें बताया। 4 पॉइंट बस हमें याद रखने हैं। 31 अक्टूबर 2023 को किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया? ये है ग्वालियर और कोझिकोड को। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल नए शहर को शामिल करने की घोषणा 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर किया गया। शहरों को नामित किया गया यूनेस्को महानिदेशक के द्वारा। इनका नाम क्या है? ऑड्रे अजोले। विभिन्न क्रिएटिव क्षेत्रों के लिए नामित शहरों की संख्या 55 है। 7 रचनात्मक क्षेत्र जिसमें ये शहर शामिल किए गए हैं: शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत। इस नवीनतम सूची में शामिल 2 भारतीय शहर की बात करें तो ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। यूनेस्को के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। रेफरेंस फ्यूल के बारे में हम लोग देखते हैं। रेफरेंस फ्यूल इसमें क्या है? 26 अक्टूबर 2023 को इंडियन ऑयल की पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित भारत का पहला रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया। सही पॉइंट है। रेफरेंस फ्यूल गैसोलीन और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगा। दोनों ये सही है। रेफरेंस जो गैसोलीन है पेट्रोल ईंधन का उत्पादन पारादीप रिफाइनरी में होगा। सही पॉइंट है। रेफरेंस डीजल ईंधन का उत्पादन पानीपत रिफाइनरी में होगा। सही पॉइंट है। चारों पॉइंट इसमें सही हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का पहला रेफरेंस फ्यूल लॉन्च कब किया? 26 अक्टूबर 2023 को। लॉन्च करता कौन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। उत्पादित पारादीप और पानीपत रिफाइनरी द्वारा रेफरेंस फ्यूल्स उपलब्ध होगा गैसोलीन, पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में। और ईंधन का उपयोग गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में किया जाएगा। रेफरेंस गैसोलीन का उत्पादन पारादीप रिफाइनरी में किया गया और रेफरेंस डीजल ईंधन का जो उत्पादन हुआ पानीपत रिफाइनरी में किया गया। ऐसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1959 में हुई थी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो है श्रीकांत माधव वैद्य। 19 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट को डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया। संस्थान कब स्थापित हुआ? 1878 में स्थापित हुआ था। इसके बारे में देखते हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित 19 अक्टूबर 2023 को घोषित किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और डी नोवो श्रेणी प्रदान की जाती है ज्ञान के अनूठे और उभरती क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान में नवाचारों को समर्पित संस्थानों को। यह संस्थान शुरू किया गया 1878 में। स्थापित कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। इस संस्थान का नाम रखा सर जमशेदजी जी भाई के नाम पे। ऐसे संबंधित और भी जो तथ्य हो सकते हैं वो है 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया। NCERT की स्थापना 1961 में हुई। अगला जो क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 को में जारी फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये क्या है? इस वर्ष की रिपोर्ट श्रमिक अलगाव विषय पर आधारित है। बिल्कुल सही। इस वर्ष फेयर वर्क परियोजना ने भारत के 12 प्लेटफॉर्मों का मूल्यांकन किया। भी सही है। इस रेटिंग में बिग बास्केट 10 में से 6 अंक प्राप्त कर शीर्ष पर रहा। ये सही है। और रेटिंग में डोंजो और उबर ने 10 में 0 अंक प्राप्त किए। गलत है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग अक्टूबर 2023 में जारी हुआ। संस्करण कौन सा? 5वां है। यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भारत में डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म श्रमिकों की कार्य स्थितियों का। फेयर वर्क प्रोजेक्ट का वार्षिक अध्ययन है। इस वर्ष की जो रिपोर्ट आधारित है श्रमिक अलगाव पर है। इस वर्ष फेयर वर्क परियोजना मूल्यांकन भारत में 12 प्लेटफॉर्मों का हुआ है। मूल्यांकन में शामिल 12 प्लेटफॉर्म को ना बिग बास्केट है, ब्लू स्मार्ट है, स्विगी है, अर्बन कंपनी है, जोमेटो, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, अमेजन फ्लेक्स, डोंजो, उबर, ओला और पार्टनर।
पोर्टर। और रेटिंग में जो स्थान है, शीर्ष स्थान बिग बास्केट को मिला, 6 नंबर मिला है 10 में से। 10 में 5 अंक जो मिला है ब्लू स्मार्ट, स्विगी, अर्बन कंपनी, जोमेटो को। 10 में 4 जेप्टो, 10 में 3 फ्लिपकार्ट को, 10 में 2 अमेजन को, 10 में से 1 जो डोंजो और उबर को मिला है, और 10 में 0 ओला और पोर्टर को। तो ये जो आपकी क्लास चल रही UPPCS, ARO और रेलवे, यूपी पुलिस और हाई कोर्ट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये वार्षिकी जो घटना चक्र की आती है, जो वार्षिक मैगजीन आती है, उसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसका संस्करण है, और बहुत ही अच्छा संस्करण है। इसमें आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम लोग पूरी क्लास कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।